नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का अल्टीमेटम, केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का वक्त, फिर दिल्ली बॉर्डर पर तेज करेंगे आंदोलन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र, जानिए चुनाव से पहले क्या क्या किया ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान, नहीं लड़ेंगे यूपी का विधानसभा चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। राकेश टिकैत का अल्टीमेटम, केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का वक्त, फिर दिल्ली बॉर्डर पर तेज करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक की मोहलत देते हुए नया अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि उसके बाद किसान दिल्ली में अपना आंदोलन और तेज करेंगे। टिकैत ने कहा है कि 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन मजबूत करेंगे और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को भी मजबूत किया जाएगा। इससे पहले टिकैत ने कहा था कि दिल्ली की सीमाओं पर से अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। दिल्ली के गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने ये चेतावनी दी है। टिकैत ने अपने परंपरागत अंदाज में 2 दिनों के अंदर यह दूसरी चेतावनी दी है। कल उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसानों को जबरदस्ती हटाया गया तो हम सरकारी ऑफिसों को अनाज मंडी बना देंगे। टिकैत ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बैरिकेड के साथ उनके टेंट भी उखाड़ने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और दावा किया है कि किसी भी किसान के टेंट को नहीं हटाया गया है। बता दें कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से ही किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हैं और आंदोलन करते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच भी करीब 1 दर्जन राउंड में बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल सका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र, जानिए चुनाव से पहले क्या क्या किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% टिकट और छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने का वादा कर चुकी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोमवार की सुबह सुबह इस घोषणा पत्र का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा, ऊपर की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऊपर की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देगी। सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त, आशा और आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को प्रतिमाह 10,000 रू का मानदेय मिलेगा। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति, 1,000 रू प्रतिमाह वृद्धा विधवा पेंशन और ऊपर की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेश भर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान योगी सरकार पर जमकर बरसी थी। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी का विचार है महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही त्राही चिल्लाए। सत्ता में बीजेपी के आने के बाद लोगों की आय घटी है, पर पीएम के खरबपति मित्र एक दिन हजारों करोड़ कमाते हैं। हमारे 70 सालों की मेहनत उन्होंने 7 साल में गंवा दी। यूपी में 10 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बने हैं। अपराधी और पुलिस काबू में नहीं आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान, नहीं लड़ेंगे यूपी का विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल रालोद के बीच गठबंधन के बाद सीटों पर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया PSPL को साथ लेने की संभावना पर अखिलेश ने कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले हरदोई में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर युवा सोच को न समझ पाने का तंज कसते हुए रविवार को कहा कि जो आज के युग में लैपटॉप और मोबाइल फोन भी चलाना न जाने वे युवाओं के हित की बात कैसे समझेंगे।
अखिलेश ने यहां समाजवादी विजय रथ के दूसरे चरण की यात्रा का आगाज करते हुए कहा, युवा ही इस देश का भविष्य हैं और युवाओं के मन की बात युवा सोच वाले लोग ही समझ सकते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया, अभी तक तो हम यह जानते थे कि हमारे मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अभी एक अधिकारी ने बताया कि वो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते हैं। जरा सोचो, जो आज के जमाने में मोबाइल और लैपटॉप नहीं चला पाए वो नौजवानों की बात क्या समझेंगे। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया में भारत की पहचान अनेकों धर्म और जाति के लोगों का एक साथ मिलकर रहने की रही है। उन्होंने कहा कि कोई विचारधारा अगर ऐसी हो जो हमें लड़ाने का काम करे, हम उसे नहीं मानेंगे। हम सफी समाजवादी विचारधारा का रास्ता दिखाने वाले अपने देश के संविधान को मानते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अजय कुमार लल्लू बोले, यूपी में बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा रैली को आगे बढ़ा रही है। रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में रैली कर रही हैं। इस रैली की पूरी तैयारियां प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अध्यक्षता में हुई है। आज तक से बातचीत के दौरान अजय लल्लू ने कहा, कौन कहता है कि ये मुख्यमंत्री का गढ़ है? ये तो हमारा गढ़ है, ये मिट्टी हमारी है, ये तो कांग्रेस की धरती है। निश्चित तौर पर इस रैली में इतने लोग आ रहे हैं कि प्रदेश में सब परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार राज्य में बनने वाली है। यूपी में बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव से गठबंधन की चर्चा के बीच प्रियंका गांधी से मिले जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन की चर्चा के बीच जयंत चौधरी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी एक साथ दिल्ली के लिए निकले। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी गोरखपुर से रैली कर दिल्ली जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान वहां पर जयंत चौधरी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में शुरुआती बातचीत हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे। कांग्रेस की घोषणा के बाद रविवार को लखनऊ में जयंत चौधरी ने भी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा। इधर प्रियंका गांधी भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का वादा कर चुकी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप। अमित शाह को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आरएलडी की आशीर्वाद पथ यात्रा का समापन किया गया है। बड़ौद के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के फील्ड में आज इस यात्रा का समापन किया गया, जिसमें जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। जयंत ने सरकार पर झूठ की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह ने बगल में योगी जी को बैठाया हुआ था और बोल रहे थे कि बाहुबली अब कहीं नहीं दिखाई देते, बगल में ही बाहुबली को बैठाया हुआ था। मंच से जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब आपसे बेहद लगाव रखते थे, आपने देखा होगा आपके बीच हमेशा मुस्कुराते हुए आते थे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में ही था और उन्होंने दिल खोलकर कर अपनी बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे चुनाव में हार जीत से कोई मतलब नहीं है, आपके बीच आने में आनंद आता है, जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि 6 महीने में पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करेंगे। इसी आधार पर हम सरकार बनने पर 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वो प्रदेश के जिलों में जा रहे थे तो लोग उन्हें सुझाव भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे एक बात सामने आई है कि लोग बिजली के बिल को लेकर बेहद परेशान हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मप्र के उपचुनाव में अकेले भाजपा, सरकार, प्रशासन और धनबल से लड़ा कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ राज्य में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त है। इस चुनाव को लेकर उनकी राय है कि कांग्रेस की ओर से उनका मुकाबला पूरी भाजपा, सरकार, प्रशासन और धनबल से था। इसके बावजूद जीत कांग्रेस की ही होगी। राज्य में 3 विधानसभा क्षेत्रों रैगांव, जोबट व पृथ्वीपुर के अलावा खंडवा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान हो चुका है। मंगलवार को 2 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के आने से पहले कमलनाथ पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे नजर आए। वे कांग्रेस की जीत के लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि प्रदेश की जनता का उन्हें साथ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आईएनएस के साथ खास बातचीत में कहा कि राज्य के उपचुनाव में जनता उनके साथ है। वो कहते हैं, इस चुनाव में मैं अकेला पूरी भाजपा, सरकार, प्रशासन और धनबल से लड़ा। चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। आखिर कांग्रेस जीतेगी क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा, वर्तमान में हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो वो खाद, न्याय और दाम के लिए परेशान है।
नौजवान भटक रहा है, छोटा व्यापारी परेशान है। इस तस्वीर की वजह से प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देगी। यही वजह है कि चारों स्थानों पर कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने उपचुनाव के साथ ही वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और मुकाबला भाजपा के संगठन से मानकर चल रही है। कमलनाथ भी मानते हैं कि राजनीति काफी बदल गई है। राज्य में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा के संगठन से है, इसलिए संगठन की तैयारी पर खास जोर है। राजनीति आज स्थानीय बन चुकी है, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जब तक गांव-गांव में संगठन न हो तब तक सफलता प्राप्त करना कठिन है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतांत्रिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की जरूरत, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन राज्यों को बधाई दी जो सोमवार को अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि राज्यों को इसके लिए तैयार किया गया था। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि भारत में प्रत्येक राज्य का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर हुआ था, जिसे हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे भाइयों और बहनों को उनके राज्य के गठन के दिनों के लिए शुभकामनाएं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने पणजी में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो गुस्सा, नफरत और बंटवारा फैलाने में यकीन करती है। गांधी ने दक्षिण गोवा के वेलसाव गांव में मछुआरों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मैं यह बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच क्या अंतर है। कांग्रेस पूरे भारत के लोगों को एकजुट करने और उन्हें एक साथ आगे ले जाने में विश्वास करती है। उनकी नफरत के प्रति हमारी प्रतिक्रिया प्यार और स्नेह है। इसलिए जहां भी वे क्रोध, विभाजन फैलाते हैं, हम प्यार और स्नेह फैलाते हैं और हम लोगों को एकजुट करते हैं। योगी को गोरखपुर में प्रियंका का डंका, बीजेपी पर तीखा हमला, कहा जनता का सब लूटी लूटी पूंजीपतियों को देव पहुंचाए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका का डंका बजा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रैली में जहां मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं नेताओं के चरित्र का भी चित्रण किया। उन्होंने नेता पर जनता की आस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में होता है वो आपको बताता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया है, और जो विपक्ष में होता है वो बताता है कि आपका जीवन नारकीय बना हुआ है। ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत, अपनी धरती, अपने धर्म पर आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने देश के नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम मानते हैं जो वो कह रहे हैं उसे वो सच्चाई और निष्ठा से करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। उन्होंने कहा कि आज जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं तो पता चलता है कि विकास तो आ चुका है। उन्होंने चुटकी ली कि इतना बड़ा विज्ञापन है, प्रोपोगेंड है, तो विकास तो आ ही चुका होगा, कहीं न कहीं तो आया होगा, मेरे नहीं तो किसी और के द्वारा आया होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब कहते हैं तो लगता है पूरा न सही लेकिन कुछ न कुछ तो सही बोल रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री जनता के 8,000 करोड़ से इटली जाते हैं तो हमें लगता है वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या झेल रहे हैं, सच्चाई हम जानते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि नाव निषादों की मां होती है, नदी पर उनका हक होता है, लेकिन इस सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें मारा पीटा, उनकी नाव तोड़ दी। इसी तरह किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दलित, बुनकर, अल्पसंख्यक, बहुजन और ब्राह्मणों का भयंकर शोषण हुआ है। आगरा में 30 दलितों को उठाकर थाने में रखकर मारा पीटा गया। मैं उस लड़की से मिली जिसके पति की उसकी आंखों के सामने पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मैं उसकी पीड़ा को यहाँ व्यक्त तक नहीं कर सकती। कांग्रेस महासचिव ने एक के बाद एक मिसालें देते हुए कहा कि जहाँ संकट है, मुश्किल है, संघर्ष है, वहाँ ये सरकार अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है और जनता की मदद नहीं करती। किसान खाद की लाइन में लगे लगे दम तोड़ रहे हैं। वो खाना खाने, पानी पीने नहीं जा सकते। न उनके यहाँ गैस सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद। 2-3 लाख का कर्ज था उन पर। 4.5 सालों में आपको गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आदित्यनाथ खुद को गोरखनाथ की परंपरा का बताते हैं, लेकिन उनके कहे को नहीं मानते, जनता का शोषण करते हैं। गोरखपुर में सरकार ने बुलडोजर लगा रखा है। कबीर कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाजपा कहती है जनता का सब लूटी लूटी पूंजीपतियों को देव पहुंचाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूरबीन से नहीं दिखते अपराधी, प्रियंका ने कहा चश्मा लगाकर देखें, पास में ही थे टेनी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में नेताओं के बीच एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। ताज़ा वार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से हुआ है। रविवार को गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि यूपी में अपराधियों को ढूंढने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं, चश्मे से ही मंच पर खड़े गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी नजर आ सकते थे।
दरअसल 29 अक्टूबर को भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान का उद्घाटन करने लखनऊ आए अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में दूरबीन से देखने पर भी अपराधी माफिया नहीं दिखते। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों को कुचले जाने का उल्लेख करते हुए शाह के मंच पर टेनी की मौजूदगी को मुद्दा बना और योगी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने सपा और बसपा भी जमकर हमले किए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा और कांग्रेस एक जैसी हैं वाले बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भाजपा के साथ मिलावट नहीं करूंगी। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित प्रतिज्ञा रैली के मंच से प्रियंका ने सपा बसपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सपा बसपा की सरकारों ने बंद कराया। कांग्रेस ही संकट में आपके साथ खड़ी है। पीएम की इटली यात्रा पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने कहा कि वे 8,000 करोड़ की जहाज से इटली जाते हैं, यहाँ जमीन पर तल्ख सच्चाई दिखती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही जीत के दावे, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भले ही 2 दिन बाद आएगा, लेकिन कांग्रेस दोनों सीटें जीतने को लेकर दावे कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोहराया कि कांग्रेस दोनों सीटें जीत रही है। यह जीत प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यों पर जनता की मुहर है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कल ही मतदान हुआ है, अच्छी खबरें आ रही है, दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। एक सीट 4,000 से जीती थी, उसमें जीत का अंतर बढ़ाएंगे। दूसरी सीट 24,000 से हारे थे, लेकिन कांग्रेस इसे भी अच्छे अंतर से जीतेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी उपचुनाव में 3 में से 2 सीटें जीते थे, तीसरी सीट पर 25,000 हार के अंतर को 4,000 में ला दिया था। उपचुनाव में जीत निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की गुड गवर्नेंस का नतीजा है। हमने सब वर्गों का ध्यान रखा। मोदी सरकार की विफलताएं, झूठी बयानबाजी, जुमलेबाजी, सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं को खत्म कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, यह सब लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान जैसे परिणाम पूरे देश में आने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनावों में मिली जीत के लिए सरकार के अच्छे कामों को श्रेय दिया। डोटासरा ने कहा कि 3 साल से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा बजट देने के साथ क्रियान्वित की जा रही है, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार दिया, भर्तियां निकल रही है, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जमा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत समिति किशनगढ़ बास में कांग्रेस के शाहरुख बने उपप्रधान, बीजेपी की जीनत को 7 मतों से हराया। जी हां दोस्तों, किशनगढ़ बास पंचायती राज चुनाव 2021 के तीसरे और अंतिम चरण के चुनावों में पंचायत समिति किशनगढ़ बास उपप्रधान पद के लिए संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शाहरुख खान ने 7 मतों से जीत हासिल की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के शाहरुख खान को 17 और भाजपा की जीनत को 10 मत प्राप्त हुए। पंचायत समिति किशनगढ़ बास उपप्रधान पद के लिए 31 अक्टूबर रविवार को संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शाहरुख खान ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीनत को 7 मतों से पराजित कर जीत अपने नाम दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है। उपप्रधान पद के लिए रविवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शाहरुख और भारतीय जनता पार्टी की जीनत पर्चा दाखिल किया। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी के शाहरुख और भारतीय जनता पार्टी जीनत में सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शाहरुख ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीनत को 7 मतों से हराया। उपखंड अधिकारी ओपी सहारण ने नवनिर्वाचित उपप्रधान शाहरुख को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव, अभी और टूटेंगे भाजपा और बसपा के विधायक, 13 एमएलए सपा के संपर्क में। जी हां दोस्तों, अगर मामला पूरे तरीके से सेट हो गया तो अगले कुछ दिनों में भाजपा और बसपा के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये विधायक पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो 3 सप्ताह पहले दिल्ली में एक पूर्वांचल के सांसद से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद से सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बात बनते ही यह लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने फिर शुरू की रिस्ट्रक्चरिंग, विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी में बड़े परिवर्तन के संकेत देने आरंभ कर दिए हैं। जी हां, ये संकेत गोवा की जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह कहा है कि जो लोग बीच राह में कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं या जनता ने जिन पर विश्वास किया, उनको जिताया और सत्ता के लिए ऐसे दगाबाज नेताओं ने पार्टी का दामन को छोड़ चुके हैं। अब ऐसे दगाबाज नेताओं को ना तो टिकट मिलेगा, ना ही पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली है। राहुल ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ इस योजना को न सिर्फ शेयर किया बल्कि लागू करने की बात भी बोली है। 2017 में गोवा में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों की संख्या अधिक थी और गवर्नमेंट बनाने के पास थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने दल बदल कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया और गवर्नमेंट बना ली थी।
अब जब विधानसभा का चुनाव गोवा में जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो राहुल गांधी ने उसी जमीन से इस बात घोषणा की गई है कि ऐसे दल बदलू नेताओं को सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने बोला है कि राहुल गांधी ने यह बात सिर्फ गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के उन नेताओं के लिए कही है जो पार्टी के साथ जुड़े तो रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बोला है कि दरअसल यह संदेश उन बचे हुए कुछ G23 नेताओं के लिए भी है जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं।